Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Arif Aziz, your English teacher. And today's video, we will try to understand the text of the chapter Lengwan Gorge by translating it into a simple language. This video has many sections. You can skip and just watch the sections you just need. These are the contents of the video. Lengwan Gorge. Gorge का मतलब है घाटी, ravine. So Lengwan is the name of a place. Lengwan की घाटी. The snow, already more than half a foot deep, obliterated the line between earth and sky behind a hazy white curtain. बर्फ निसफ फुट से ज़्यादा पड़ी हुई थी और बर्फ़ की वजह से ज़मीन और आसमान के दरमियान जो लकीर थी वो कवर्ड थी, डांपी हुई थी. ऑब्लिटरेट का मतलब है डांपना, कवर करना. बिहाइंड अ हेजी वाइट कर्टन. हेज बेसिकली धुंध को कहते हैं. हेज का मतलब है धुंध. हेजी वाइट कर्टन, सफ़ेद कलर के पर्दे के पीछे, सफ़ेद कलर के पर्दे के पीछे ज़मीन और आसमान के दरमियान जो मीटिंग पॉइंट था, जो लकीर थी, वो कवर्ड थी. किस वजह से? कि उनके बर्फ़ जो थी निसफ फुट से ज़्यादा पड़ी हुई थी. I had been following the path of the future railway for 40 kilometers. मैं उस रास्ते को फॉलो कर रहा था जिसके ऊपर मुस्तकबिल में 40 किलोमीटर के लिए रेलवे की पटड़ी बिछानी थी. Although I could hear the roar of machinery further back in the hills. अगरचे मैं सुन सकता था, रोर का मतलब है शोर, अगरचे मैं मशीनरी की शोर को सुन सकता था बैक इन द हिल्स, पीछे पहाड़ी में. आई हैड सीन नीदर वर्क साइट्स नार वर्कर्स. लेकिन न तो मुझे काम करने वाली जगह नज़र आई और न काम करने वाले लोग नज़र आए. एंटरिंग लेंगवन गॉर्ज माई इरिटेशन इंक्रीज्ड. लेकिन जब मैं लेंगवन की घाटी में दाखिल हो गया तो मेरी परेशानी और बढ़ गई. इरिटेशन, परेशानी. Even in clear weather in this gorge the sun never shone. हत्ता के साफ मौसम में भी सूरज यहाँ कभी नहीं चमका. Shone is the second form of shine, जिसका मतलब है चमकना. It didn't matter where you looked up along the twisting course. कोई मसला नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था अगर आप बल खाती हुई रस्तों को देखते. ट्विस्टिंग का मतलब है बल खाती हुई रास्ते. ट्विस्टिंग का मतलब है बल खाते हुए रास्ते. द मोस्ट यू कुड सी ऑफ द स्काई वाज अ पैच नो बिगर देन द पॉम ऑफ योर हैंड. तो जो कुछ आप देख सकते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ आसमान का एक टुकड़ा. पैच मीन्स पीस, टुकड़ा. आसमान का एक टुकड़ा आप सिर्फ देख सकते थे. नो बिगर देन द पॉम ऑफ योर हैंड मतलब ये है कि आसमान इंसान की हथेली के बराबर दिखाई देता था. कहने का मतलब ये है कि आसमान बहुत कम दिखाई देता था. नाउ इट वॉज डस्क एंड स्वेरलिंग स्नोफ्लेक्स एंड द गेल मेड एवरी स्टेप अ स्ट्रगल. अभी शाम हो गई थी. डस्क का मतलब है शाम. दिस इज द ऑपोजिट ऑफ डॉन. एंड द स्वेरलिंग स्नो फ्लेक्स. स्वेरलिंग का मतलब है बर्फ के जो टीले बने हुए थे. माउंड ऑफ स्नो. तो बर्फबारी जब हो रही थी, बर्फबारी की वजह से जगह जगह बर्फ़ की टीले बन गए थे, बर्फ़ के अंबार लगे हुए थे. स्नो फ्लेक्स, द पीसेस ऑफ स्नो. एंड द गेल मेड एवरी स्टेप अ स्ट्रगल. और आंधी की वजह से, गेल का मतलब है आंधी,
आंधी की वजह से हर कदम जो था वो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था। कंस्ट्रक्शन इन द गॉर्ज वाज वेरी बिजी। दूसरी तरफ पे जो गॉर्ज की दूसरी तरफ पे लेंगुइन की जो घाटी थी उसमें तामीर का अमल बड़ी तेज़ी से जारी था। एवरीवेयर पीपल वर एट वर्क, हर जगह आपको लोग काम करते हुए नज़र आ रहे थे। जनरेटर्स, सीमेंट मिक्सर्स, एयर कंप्रेसर्स शुक द ग्राउंड। तो इंसानों के अलावा वहाँ जो मशीनरी थी, जनरेटर्स, सीमेंट मिक्सर्स और एयर कंप्रेसर्स की वजह से ज़मीन जो थी वो हिल रही थी। शुक इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ शेक, हिलना, कांपना, तरतराना। Hundreds of light bulbs gleamed dim and yellow. सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे बल्ब मदम रोशनी दे रहे थे। इलेक्ट्रिक वायर्स क्रिस क्रॉसिंग लाइक अ जॉइंट स्पाइडर वेब, बिजली की तारें आपस में इस तरह धंसी हुई थी। क्रिस क्रॉसिंग, आपस में इस तरह धंसी हुई थी, लाइक अ जॉइंट स्पाइडर वेब, जिस तरह के एक बहुत बड़ा मकड़ी का जाला होता है। वर स्केर्सली विजिबल, तो वो बहुत कम दिखाई देती थी। बिजली की तारें जो थी वो शाज़ व नादिर, स्केर्सली का मतलब है बहुत कम, शाज़ व नादिर दिखाई देती थी। बट आई कुड सी द ओवरहेड केबल्स एंड देयर पुली कार्स स्लाइडिंग बैक एंड फोर्थ लोडेड विद मटीरियल्स। लेकिन मैं देख सकता था अपने सर के ऊपर, लेकिन मैं देख सकता था अपने ऊपर वो तारें जिसके ऊपर पुलीज, चरखे बने हुए थे, और उन चरखों के ज़रिए, इन रस्सियों के ज़रिए मटेरियल्स को, लोड को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता था। हंगरी, कोल्ड, आई ट्रिप्ड एंड फेल, मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये डायरेक्टर कहता है, स्टोरी का नरेटर, आई ट्रिप्ड एंड फेल, मैं लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरा। स्क्रैपिंग माई हैंड्स, स्क्रैप मीन्स हाथ रब करना, स्क्रैप मीन्स हाथ रब करना। तो मैं अपने हाथ रब करता हुआ, मैंने अपने हाथ रब करना शुरू किए। इनफ आई वुड फाइंड सम प्लेस अंडर अ क्लिफ, तो मैंने ये महसूस किया कि मुझे क्लिफ के नीचे, क्लिफ कहते हैं चट्टान को, मुझे चट्टान के नीचे कोई जगह मिल जाएगी छुपने के लिए। आउट ऑफ द विंड, हवाओं से। एंड रेस्ट अ फ्यू आवर्स, और मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर सकूंगा। इफ़ आई रीच्ड द मटीरियल्स डिपोट टुमारो मॉर्निंग बाय 10 o'clock, अगर मैं मटीरियल डिपार्टमेंट सुबह 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा, अगर मैं मटीरियल डिपार्टमेंट कल सुबह 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा, दैट स्टिल वुडंट बी टू लेट, तो ये इतना लेट नहीं होगा। मतलब ये है कि मुझे इस ठंड से बचने के लिए, भूख भी मुझे लगी है बहुत ज़्यादा, और इस ठंड से बचने के लिए मुझे यहाँ चंद घंटे रुकना चाहिए, मुझे रेस्ट करना चाहिए। स्टम्बलिंग अराउंड इन द डार्क लाइक दिस, तो मैं अंधेरे में इसी तरह घूमता रहा। स्टम्बलिंग का मतलब है जब आपको कोई चीज़ नज़र न आ रही हो, बल्कि जो आपकी दीद है, अपनी दीद की ताकत पर, अपनी दीद के बलबूते पर आप अंधेरे में आगे बढ़ रहे हैं। तो आई वॉज लायबल टू फॉल इन टू सम डीप रिवीन, तो मैं ये ख़तरा था कि मैं किसी गहरी खाई में गिर जाऊंगा। एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ दिस मटेरियल डिपार्टमेंट चीफ, और ये मटेरियल डिपार्टमेंट की चीफ का खात्मा होगा। आई वुड हैव टू बी पुट ऑन द यूज्ड अप लिस्ट, यूज्ड अप लिस्ट का मतलब ये है कि मैं मुर्दों में शुमार हो जाऊंगा। आई नोटिस्ड अ पाथ लीडिंग टू अ केव इन द क्लिफ साइड, तो मैंने एक रास्ते को देखा कि वो रास्ता गार की तरफ जा रहा है। केव, केव का मतलब है गार। A door curtain hanging in the entrance was showed that the cave was undoubtedly occupied by workers. और गार की एंट्रेंस में जो पर्दा लटका हुआ था, इससे ये बात जाहिर हो रही थी कि इस केव में, इस गार में बग़ैर किसी शक के यहाँ काम करने वाले लोग मौजूद हैं।
ग्रॉस्पिंग ब्रांचेस अलोंग द स्टीप पाथ, तो मैंने जो दरख्तों के ब्रांचेस थी, शाखें, वो पकड़नी शुरू की। ग्रास मीन क्लच, पकड़ना। अलोंग द स्टीप पाथ उस रास्ते को कहते हैं जिसके ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है, मुश्किल रास्ता। तो इस मुश्किल रास्ते के ऊपर मैंने चढ़ना शुरू किया। आई हॉल्ड माई सेल्फ अप टू द डोर एंड एंटर्ड। मैंने अपने आप को दरवाजे तक पहुंचाया और मैं केव में दाखिल हो गया। स्ट्रेंज, और वहाँ पे मुझे जो अजीब बात नज़र आई वो ये थी कि सीटेड ऑन अ स्मॉल स्टूल इन द डोरवे वाज अ लिटिल बॉय, कि इस एंट्रेंस में, केव की एंट्रेंस में, स्टूल के ऊपर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, 7 or 8 years old, जिसकी उम्र 7 या 8 बरस की थी। एल्बोज ऑन हिज नीज, और इसकी जो कोहनियाँ थी वो इसके घुटनों के ऊपर थी। सपोर्टिंग हिज फेस इन हिज हैंड्स, और वो अपने हाथों से अपने चेहरे को सपोर्ट दे रहा था। हिज चीक्स वर रेड, उसके गाल जो थे वो सुर्ख थे, लाल हो गए थे ठंड की वजह से। ही हैड बीन पियरिंग एट द ऑपोजिट क्लिफ साइड थ्रू अ रेंट इन द कर्टन, और वो कर्टन में जो सुराख होता है, रेंट कहते हैं सुराख को, स्पेस को, उस स्पेस में से बाहर चट्टान की तरफ, क्लिफ साइड की तरफ, अपोजिट वाली साइड में कोई चीज़ गौर से देख रहा था। पियर का मतलब है गौर से देखना, ख़ास तौर पर किसी ऐसी स्पेस में से बाहर देखना जिसमें से वो स्पेस जो हो कम हो और आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़े बाहर की ऑब्जर्वेशन के लिए, बाहर चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए। ही ग्लेंस्ड एट मी ब्रीफली, तो उस बच्चे ने बड़े मुख्तसर वक्त के लिए मेरी तरफ देखा। एज आई केम इन, जो ही मैं अंदर आया। देन वेंट बैक टू हिज ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद वो अपने ऑब्जर्वेशन में मसरूफ़ हो गए, जो वो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे थे बाहर की तरफ। द केव वॉज लार्ज, केव जो थी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बट क्वाइट वार्म, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म थी। इट हैड अ स्टोव, उसमें अंदर एक चूल्हा पड़ा हुआ था। एंड ईटिंग यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स का मतलब है बर्तन, और उसमें खाने पीने के बर्तन भी पड़े हुए थे। ऑन द वॉल अबाव अ बेड वाज अ कलर्ड न्यू ईयर पिक्चर ऑफ अ चबी चिल्ड्रन पुलिंग द टर्निप, और इस तस्वीर में मोटे बच्चे शलगम को उकेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल द वॉल्स हैड बीन पेपर्ड विद ओल्ड न्यूज़पेपर, केव के जितनी भी दीवारें हैं उन सब के ऊपर पुराने अखबारात लगाए गए हैं। नाउ ब्लैकन्ड बाय स्मोक फ्रॉम द स्टोव, और ये सारे अखबार जो हैं चूल्हे के धुएं से अभी काले हो गए हैं। वाई इजंट एनीबडी होम, आई आस्क्ड, मैंने उस छोटे से बच्चे से पूछा कि क्यों आपके घर में कोई मौजूद नहीं है। शेकिंग द स्नो फ्रॉम माई कोट, और इस दौरान मैं अपने कोट से बर्फ़ भी झाड़ता रहा। एंड हैट, और अपनी टोपी से। द लिटिल बॉय टर्न्ड हिज हेड, तो इस छोटे बच्चे ने मेरी तरफ मुड़ के देखा। हिज आईज फ्लैश्ड, उसकी आंखें जो थी वो चमकने लगी। आरंट आई एनीबॉडी अंकल, क्या मैं आपको कोई नज़र नहीं आ रहा कि मैं घर में मौजूद हूँ? इतना कॉन्फिडेंट है ये बच्चा, इतना बोल्ड है कि वो अब इस नरेटर को कहते हैं कि क्या मैं आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैं घर में मौजूद हूँ? ही रोज, वो उठे। एंड वॉक्ड टूवर्ड्स मी, और मेरी तरफ आए। हिज हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, उसके हाथ जो थे उसने अपने कमर के पीछे बांधे हुए थे। हिज चेस्ट एक्सटेंडेड, और उसका सीना जो था वो बाहर की तरफ निकला हुआ था। एज इफ टू से, जैसा कि वो मुझे ये बता रहे हो, नॉट ओनली आई एम समबॉडी, कि न सिर्फ मैं कुछ हूँ, आई एम अ वेरी ग्रोन अप बॉडी, आई एम अ वेरी ग्रोन अप समबॉडी, बल्कि मैं बहुत बड़ा, ग्रोन अप मीन बड़ा इंसान, समझदार इंसान, जिम्मेदार इंसान, बल्कि मैं एक बहुत बड़ा जिम्मेदार इंसान हूँ। आई कप्ड हिज राउंड लिटिल फेस इन माई हैंड्स, तो मैंने उसके गोल चेहरे को, उसके गोल छोटे से चेहरे को
अपने हाथों में लिया। यू आर प्रेटी शार्प यंग एम्प। आप बहुत ज़्यादा शरारती है। एम्प उस बच्चे को कहते हैं जो शरारती बच्चा हो, लेकिन इसकी शरारत का किसी को कोई नुकसान ना हो। ही पुश्ड माई हैंड्स असाइड, उसने मेरे हाथों को धक्का दिया। डबलिंग अप हिज फिस्ट्स, और अपने दोनों मुक्के जो थे वो बनाए। ही कॉक्ड हिज हेड टू वन साइड एंड डिमांडेड। कॉक्ड मीन उसने अपना सर जो था वो एक तरफ झुकाया और ये मुतालबा किया, हु आर यू कॉलिंग एम्प, आप कौन है मुझे शरारती कहने वाले। आई हैव अ नेम, मेरा एक नाम है। पॉइंटिंग एट द बेबी गर्ल अस्लीप ऑन द बेड, और उसने फर्श के ऊपर और उसने बेड के ऊपर जो बच्ची सोई हुई थी उसकी तरफ इशारा करते हुए उसने मुझे बताया, हर नेम इज़ पाउचिंग, कि उसका नाम जो है वो पाउचिंग है। माइन इज़ चेंग यू, और मेरा नाम जो है चेंग यू है। नो डाउट अबाउट इट, दीज किड्स वर लाइक थाउजेंड्स ऑफ अदर्स आई हैड मेट। इसमें कोई शक नहीं कि ये बच्चे उन 1000 बच्चों जैसे थे जो मैंने इससे पहले देखी थी। बॉर्न एंड रेज्ड ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स, जो इन कंस्ट्रक्शन वाली जगहों पे इनकी पैदाइश भी हुई और फिर इनको इधर इनकी लुक आफ्टर भी की गई। द वर्कर्स लाइक्ड टू नेम देयर चिल्ड्रन आफ्टर द प्रोजेक्ट्स वेयर दे वर बॉर्न। ये काम करने वाले लोग, मजदूर, अक्सर अपने बच्चों को उन प्रोजेक्ट्स के नाम से मौसूम करते थे जिन जगहों पे वो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते थे, और अगर उसी जगह पे उनके बच्चे पैदा हो जाते थे तो ये मजदूर उन बच्चों को उन प्रोजेक्ट्स से मंसूब करते थे। Chengdu probably had first seen the light of the day on the railway project between Chengdu and Chongqing. Chengdu मुमकिन तौर पर पैदा हो गए थे। See the light of the day का मतलब है पैदाइश होना, पैदा होना। चेंगयू मुमकिन तौर पर पैदा हो गए थे चेंगटू और चोंगकिंग के दरमियान जो प्रोजेक्ट है उसी जगह पे, आल्सो नोन एज यू, जिसको यू भी कहा जाता है। His baby sister Pao Ching very likely had been born right here at the site of the future Pao की Chengdu railway, और उसकी जो बहन पाओ चेंग है वो मुमकिन तौर पर पैदा हो गई थी यहाँ पे एट द साइट ऑफ द फ्यूचर पाओ की चेंगटू रेलवे, उसी जगह पे, उसी मुकाम पे जहाँ पे मुस्तकबिल में उसकी पाओ की चेंगटू रेलवे स्टेशन, रेलवे पटड़ी की जो लाइन थी वो बिछानी थी। आई सेड बाय द स्टोव, फिर उसके बाद मैं चूल्हे के पास बैठा, स्मोकिंग एंड रबिंग द ड्राइंग मड फ्रॉम माई हैंड्स, फिर मैं स्मोक करता रहा और इस दौरान जो खुश्क मिट्टी थी वो मैं अपने हाथों से मलता हुआ मैं नीचे गिराने लगा। चेंगयू क्रॉल्ड ऑनटू माई लैप एंड लुक्ड इनटू माई आइज। चेंगयू रेंगता हुआ मेरे गोद में बैठ गया और मेरी आंखों की तरफ देखने लगा। इज इट गोइंग टू स्नो टुमारो अंकल, अंकल क्या कल बर्फबारी होगी। आई प्रेस्ड हिज आईसी रेड लिटिल नोज, मैंने लाल रंग की इसकी जो चूटी नाक थी उसको दबाया। एज सुन एज वी गेट आवर टेलीफोन लाइन कनेक्टेड अप विद द हेवन आई विल आस्क फॉर यू, तो जब मेरा राब्ता अल्लाह मियाँ से हो जाएगा टेलीफोन के ज़रिए तो फिर मैं उनसे पूछ के आपको बताऊंगा। दिस इज हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। एंगरली ही लिप्ड डाउन एंड स्टूड अ मीटर अवे, तो इस छोटे बच्चे को मेरा जो जवाब था वो अच्छा नहीं लगा और वो गुस्से में आ गए। तेश में उसने नीचे छलांग लगाई और 1 मीटर दूर मेरे से खड़े हो गए। स्कॉलिंग एट मी, स्कॉल का मतलब है नफ़रत वाली निगाहों से देखना, नफ़रत वाली नज़रों से देखना, और मेरी तरफ बड़ी नफ़रत वाली निगाहों से उसने देखना शुरू किया। क्विट यूर किडिंग, और मुझे कहा कि अपनी शरारतें बंद करो। किडिंग का मतलब है शरारतें।
यू हैव गॉट अ न्यूज़ पेपर इन योर पॉकेट, आपके जेब में अखबार पड़ा हुआ है. वाई डोंट यू लुक एट द वेदर रिपोर्ट, तो आप इस अखबार में मौसम का हाल क्यों नहीं देखते. ही रिज्यूम्ड हिज सीट इन द डोरवे, फिर उसके बाद उसने दोबारा अपने स्टूल के ऊपर एंट्रेंस में बैठ गए. क्लैम्प्ड हिज एल्बोज ऑन हिज नीज, और अपने कोहनियों को अपने घुटनों के ऊपर रखा. रेस्टेड हिज फेस इन हिज हैंड्स, और अपने हाथों में अपने चेहरे को सपोर्ट किया. एंड पियर्ड आउट थ्रू द रेंट इन द कर्टन, और कर्टन में से जो सुराख थे, कर्टन में से जो स्पेस था, उसके ज़रिए से दोबारा बाहर देखने लगा. When I asked him where the kettle was, जब मैंने उनसे केटल का पूछा कि केटल किधर पड़ी हुई है, he ignored me, तो उसने मुझे नज़रअंदाज किया. I certainly was sorry I had offended my small host, तो मुझे यकीनन बहुत ज़्यादा अफसोस था कि उनके मैंने अपने छोटे जो होस्ट था उसको खफा किया. Why do you want to know about the snow, चेंग्यू, मैंने चेंग्यू से पूछा कि आप बर्फ़बारी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं. Is it because you can't go out and play when it's snowing, ये इसी वजह से आप पूछ रहे हैं कि जब बर्फ़बारी होगी तो आप बाहर नहीं जा सकेंगे खेलने के लिए. He didn't even bother to look at me, तो उसने मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया. Papa says if it's still snowing tomorrow we will have to quit work, तो उसने ये जवाब दिया कि मेरे पापा कहते हैं कि अगर कल बर्फ़बारी होगी तो हमें अपना काम छोड़ना पड़ेगा, हम काम पे नहीं जाएंगे फिर. What does your pa do, तो आपके पापा क्या काम करते हैं, नरेटर ने इस छोटे बच्चे से पूछा. He opens up mountains, तो वो पहाड़ चीरते हैं, और पहाड़ चीरने के बाद जो मलबा होता है उसको क्लियर करते हैं, उसको रेडी करते हैं. द चाइल्ड रिप्लाइड प्राउडली, तो उस बच्चे ने बड़े फ़ख्र से जवाब दिया. वेयर, नरेटर कहते हैं कि मैंने पूछा कि कहाँ पे काम करते हैं. चेंग्यू पॉइंटेड विद पर्स्ड लिप्स एट द वर्क साइड अपोजिट, तो चेंग्यू ने बंद होंठों से, पर्स्ड लिप्स का मतलब है बंद होंठों से, इशारा किया. एट द वर्क साइड अपोजिट, अपोजिट्स मुखालिफ सिमत पे जो काम करने की जगह थी, अपोजिट साइड पे जो काम करने वाली जगह थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए उसने बताया. आई लुक्ड, तो मैंने जब वहाँ देखा, ऑल आई कुड सी वाज अ सर्च लाइट बीम, तो मुझे जो कुछ नज़र आ रहा था, मैं जो कुछ देख सकता था, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ टार्च की शुआएँ थी. शाइनिंग थ्रू द ड्रिफ्टिंग स्नो फ्लेक्स, और वो शुआएँ चमक रही थी बर्फ़ की टीलों के ऊपर. स्ट्रेट अप इनटू द हेवंस, ऊपर आसमान की तरफ. एंड इट्स लाइट आई कुड वेगली डिसर्न अ फ्यू डजन मैन, और इस लाइट में, इस रोशनी में मैं मदम तौर पर देख सकता था. वेगली का मतलब है मदम, डिसर्न का मतलब है जज, देखना, अंदाज़ा लगाना. अ फ्यू डजन मैन, चंद दर्जन लोग. who seemed pasted to the side of the towering cliff, और ऐसा दिखाई देता था कि वो लोग जो थे वो एक बहुत बड़ी लंबी चट्टान के साथ चिमटे हुए थे. पेस्ट का मतलब है चिमटना. टावरिंग क्लिफ का मतलब है एक बहुत लंबी चट्टान जो थी, रॉक, इसके साथ वो चिमटे हुए थे. ड्रिलिंग होल्स फॉर डायनामाइट चार्जेस, और ये लोग इस चट्टान में सुराख बना रहे थे डायनामाइट बारूद के लिए. द होल्स वर लाइक द स्टेप्स ऑफ अ लैडर टू द स्काई, और ये सुराख जो उन्होंने डायनामाइट के लिए बनाए हुए थे, ये ऐसा दिखाई दे रहा था कि ये आसमान की तरफ एक सीढ़ी उन्होंने बनाई थी. कितना ज़बरदस्त कंपैरिजन है. How can you tell which one is your father at this distance, I asked. मैंने पूछा कि इतनी दूर से आप कैसे बता सकते हैं कि इनमें से कौन आपके फादर है. I can't see him plainly, but Pa says he can see me.
मैं उसको वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकता, प्लेनली, क्लियरली, लेकिन मेरे पापा कहते हैं, प्लेनली का मतलब है वाज़ेह तौर पर, लेकिन मेरे पापा कहते हैं कि वो मुझे देख सकते हैं। ही सेज ऑल ही हैज़ टू डू इज टर्न अराउंड। वो कहते हैं कि वो जब मुड़ के देखते हैं, आई ऑफन सेट हियर, वो कहते हैं कि जब वो मुड़ते हैं, मुड़ के देखते हैं तो वो मुझे देख सकते हैं। आई ऑफन सेट हियर सो ही कैन सी मी, तो अक्सर मैं यहाँ बैठ जाता हूँ ताकि वो मुझे देख सके। सो दैट वाज इट। हाय, यही वजह है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं। द आइसी स्नो मेल्टेड फ्रॉम माई बूट्स, बर्फ़ जो मेरी बूट के ऊपर जमी हुई थी वो पिघलनी शुरू हो गई। माई नम्ड लेग्स, नम कहते हैं सुन टांगे, मेरी जो सुन टांगे थी, टाइंग आउट, ता आउट का मतलब है ता तो वैसे पिघलने को कहते हैं, पिघलना, लेकिन यहाँ मतलब कि मेरा जो सर्द खून था, मेरा ठंडा खून अभी गर्म होना शुरू हो गया, एक्ट पेनफुली, और मेरी जिस्म में मैंने और मेरी टांगों में मैंने दर्द महसूस की। आई स्टेम्प्ड टू हेल्प द सर्कुलेशन। स्टेम का मतलब है जब आप टांग जो है ज़ोर ज़ोर से ज़मीन के ऊपर मारते हैं ताकि जो सर्कुलेशन कहते हैं, जो ब्लड का बहाव है, खून का बहाव है, इसको प्रॉपर रखा जाए। तो खून का बहाव बाकायदा बनाने के लिए, बाकायदा रखने के लिए मैं मुसलसल ज़मीन के ऊपर पाँव मारता रहा। चेंग्यू वेव्ड हिज हैंड्स वार्निंगली, लेकिन चेंग्यू ने मुझे खबरदार करते हुए अपने हाथ हिलाए। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। ही वॉज अफ्रेड आई वुड अवेक हिज बेबी सिस्टर, वो डर रहा था कि कहीं मैं इनकी जो सिस्टर है इसको न जगाऊं। यू रियली टेक गुड केयर ऑफ़ योर सिस्टर, आप अपनी सिस्टर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। आई कमेंडेड, मैंने उसकी तारीफ़ की। कमेंड का मतलब है प्रेज, तारीफ़ करना। मामा सेज माई जॉब इज़ टू लुक आफ्टर हर, मामा कहते हैं कि मेरा काम है कि मैं अपनी सिस्टर को लुक आफ्टर करूं, मैं अपनी सिस्टर की देखभाल करूं। व्हेन मामा कम्स होम, जब मामा घर आ जाती है, आई कैन नॉक ऑफ, नॉक ऑफ का मतलब है छोड़ना, तो मैं अपनी ड्यूटी छोड़ जाता हूं। सो यू आर ऑन द जॉब एवरी डे, आई हग्ड हिम, तो इसका मतलब ये है कि आप रोज़ाना ड्यूटी पर होते हैं। हग मीन गले लगाना, तो मैंने उसको गले लगाते हुए उसको ये कहा कि इसका मतलब ये है कि आपकी रोज़ाना ड्यूटी होती है। व्हाट डज़ यूर मामा, व्हाट डज़ मामा डू, आपकी मामा क्या काम करती है। ही पॉइंटेड टू द रोड बिलो द केव, तो उसने केव के नीचे सड़क की तरफ इशारा करते हुए मुझे बताया। आई कुड सी अ पर्सन स्टैंडिंग बाय अ टेलीफोन पोल बिसाइड द रोड, मैं देख सकता था कि टेलीफोन पोल के साथ सड़क के किनारे एक शख्स जो है वो खड़ा था। कावर्ड विद स्नो, और बिल्कुल वो बर्फ़ से भरा पड़ा था। शी लुक्ड लाइक अ वाइट स्टोन इमेज, और वो सफ़ेद पत्थर की तरह, और वो बिल्कुल सफ़ेद पत्थर की तरह वो दिखाई दे रहा था। एपरेंटली शी वॉज डायरेक्टिंग ट्रैफिक, बज़ाहिर तो वो ट्रैफिक को डायरेक्ट कर रही थी। द रोड नॉट वेरी वाइड, सड़क जो थी वो बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। हैड बीन ब्लास्टेड थ्रू द रॉक, और उसी रॉक को उसी चट्टान को ब्लास्ट किया गया था। ऑर्डिनरली कॉर्ड्स, म्यूल्स, डंकीज एंड पीपल no doubt streamed in both directions along that road 24 hours a day. आमतौर पर कॉर्ड्स का मतलब है चकड़े, म्यूल्स खच्चर, डंकीज गद्दे, और इंसान इस सड़क के ऊपर आमतौर पर आते जाते थे। नो डाउट स्ट्रीम्ड इन बोथ डायरेक्शन, बिलाशुबा दोनों साइडों से, along that road 24 hours a day, उसी सड़क के ज़रिए 24 घंटे, मतलब यह है कि 24 घंटे दोनों तरफ से इस सड़क के ऊपर चकड़े, खच्चर,
गद्दे और इंसान सफ़र करते थे और आते जाते थे. Someone had to keep the traffic order. किसी न किसी ने इस ट्रैफिक के निज़ाम को मुनज़्ज़म रखना था. Today, because of the snow, there weren't many people or vehicles on the road. आज बर्फ़ की वजह से न तो ज़्यादा लोग वहाँ पे दिखाई दे रहे थे और न ही ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पे नज़र आ रही थी. She could well have spent the day at home. वो बड़े आराम के साथ अपने घर में दिन गुजार सकती थी. But there she stood, लेकिन वो वहाँ खड़ी रही. And there she would remain. And there she would remain 3 months, 5 months, or 3 years, 5 years if need be. और वो वहाँ खड़ी रहेंगी, वो वहाँ खड़ी रही और वो वहाँ खड़ी रहेंगी 3 महीनों के लिए, 5 महीनों के लिए, 3 साल, 5 साल अगर इसकी ज़रूरत हो. मतलब ये है कि जितने वक्त के लिए इसकी ज़रूरत होगी तो उतने वक्त के लिए वो वहाँ खड़ी रहेंगी. ये नहीं कि अगर कोई इसको चेक करे तो वो ड्यूटी करेगी और अगर कोई नहीं है तो वो घर जाके सो जाएगी. नो. Perhaps from time to time she raised her head to gaze up at her child. शायद वक्तन फ़वक्तन वो सर उठाती रही ताकि वो अपने बच्चे को देख सके. गेज़ का मतलब है गौर से देखना. और एट हर हस्बैंड या अपने हस्बैंड को देख सके, who was scaling the cliffs, जो चट्टानों को स्केल कर रहा था. स्केल का मतलब है मैयर करना, पैमाइश करना. जो चट्टानों की पैमाइश कर रहा था. बिटवीन द माउंटेन्स एंड द स्काई, पहाड़ों और आसमान के दरमियान. When he paused to wipe the sweat from his brow, जब वो रुके ताकि वो अपने वाइप कहते हैं साफ करना, ताकि वो अपने माथे के पसीने को साफ कर सके. Could he see the determined figure of his wife or the tiny image of his little boy? तो शायद वो देख सकता था अपनी वाइफ की एक पुराज़म, एक डिटर्मिन्ड फिगर को, या अपने बच्चे के एक छोटे इमेज को जो वहाँ स्टूल पे बैठा हुआ है और केव की एंट्रेंस में अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहा है. Even though it was a snowy, windy night, अगरचे ये एक बर्फीली रात थी और आंधियाँ चल रही थी. Even though the worker, his wife and children couldn't see one another clearly, हत्ता के काम करने वाले लोग, उसकी बीवी और उसके बच्चे एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं देख सकते थे. I was sure they could feel a mutual loving encouragement. बाहमी मोहब्बत वाला जो हौसला अफजाई का अमल था वो महसूस कर सकते थे. And sense that each was looking forward to the moment of a family reunion. और वो अपने ख़ानदान के दोबारा मिलाप के लिए इंतज़ार कर रहे थे, रीयूनियन के लिए इंतज़ार कर रहे थे. I glanced at Chengyu. मैंने चेंगयू की तरफ देखा. The child had placed his hands in his sleeves. इस बच्चे ने अपने हाथ जो थे अपने आस्ती में छुपाए हुए थे. And pulled his neck into his collar. और अपने गर्दन को, उसका गर्दन जो था वो धंसा हुआ था उसके कॉलर में. He kept dozing off. और वो ऊँग रहा था. डोज का मतलब है ऊँगना. तो ठंड की वजह से उसने अपने हाथ जो थे अपने आस्ती में छुपाए थे और अपनी जो गर्दन को अपने कॉलर में छुपाया हुआ था और वो मुसलसल ऊँग रहा था. You are liable to catch a chill. Better get into bed and go to sleep. तो आपको ठंड लग सकती है, अच्छा ये होगा कि आप अपने बेड में जाए और सो जाए. He looked at me dreamily for a moment. तो उसने एक लम्हे के लिए ख्वाबीदा अंदाज से मुझे देखा. Probably thinking that his parents had returned. शायद वो ये सोचते थे कि उसके पेरेंट्स जो है वो वापस आ गए हैं. When he realized who I was, जब उसे ये महसूस हुआ, जब उसको पता चला कि मैं कौन हूँ, जब उसे पता चला कि मैं कौन था, he shook his head violently. तो उसने बड़े ज़ोरदार तरीके से अपना सर हिलाया. No, I won't. नहीं, मैं नहीं जाऊँगा. Why not?
मैंने पूछा कि क्यों नहीं जाएंगे बेड में। ये लफ्ज़ मी नहीं है बल्कि ही है। लेट मी स्विच ऑन माय पेन। ही रब्ड हिज आईज विद हिज फिस्ट्स। उसने अपने मुक्कों से, अपने हाथों से अपनी आंखों को रब करना शुरू किया, मलना शुरू किया। रब का मतलब है मलना। पापा एंड मामा से अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट। मेरे पापा और मामा कहते हैं कि एक इंसान को उसकी सौंपी हुई जिम्मेदारियां नहीं छोड़नी चाहिए। एक इंसान को जो ड्यूटी सौंपी जाती है या जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो उसको वो ड्यूटी या जिम्मेदारी नहीं छोड़नी चाहिए, ये मेरे पापा कहते हैं। आई हग्ड हिम टाइटली एंड प्रेस्ड माई चीक अगेंस्ट हिज। तो मैंने ज़ोर से उसको अपने सीने लगाया और अपनी गाल को उसकी गाल के साथ टच किया। देन आई रोज, फिर उसके बाद मैं उठा। बटन्ड माई कोट, मैंने अपने कोट के बटन बंद किए। पुल्ड माई हेड डाउन फर्मली, और अपनी टोपी जो थी वो अच्छी तरह से मैंने पहनी। लेफ्ट द केव, और मैंने गार को छोड़ा। एंड वॉक डाउन द पाथ, और नीचे रास्ते पर अपना सफ़र शुरू किया। फॉलोइंग द रोड दैट हैड बीन ब्लास्टेड थ्रू द रॉक, और उसी रोड के ऊपर मैं जाता रहा जिसको डायनामाइट के ज़रिए ब्लास्ट किया गया था। आई पुश्ड ऑन, मैं आगे की तरफ अपने आप को धकेलता रहा। द वर्ड्स ऑफ द चाइल्ड echoing इन माई हेड, और उस बच्चे के अल्फाज जो थे वो मेरे जहन में गूंज रहे थे। अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट, के एक इंसान को उसकी सौंपी हुई जिम्मेदारियां नहीं छोड़नी चाहिए। इस बच्चे के ये जुमला या ये अल्फाज मेरे जहन में गूंज रहे थे। अ जॉब वॉज वेटिंग मी, तो मेरा जो जॉब था, मेरी जो नौकरी थी, मेरा जो काम था, वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। आई वॉन्टेड टू रीच माई डेस्टिनेशन विदाउट एनी फर्दर डिले, तो मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर, अपनी मंजिल मकसूद के ऊपर पहुंचना चाहता था। डेस्टिनेशन का मतलब है मंजिल मकसूद। तो मैं अपनी मंजिल मकसूद के ऊपर बग़ैर किसी ताख़ीर के पहुंचना चाहता था। तो ये एक चाइनीज़ स्टोरीज़ है जिसका तर्जुमा जो है वो अंग्रेज़ी में किया गया है। दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर। आप इसे ख़ुद पढ़िएगा। फिर इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, और क्वेश्चन आंसर्स हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर के लिए मैं अपना वर्ड का डॉक्यूमेंट खोल रहा हूँ। ओके, दीज आर दी क्वेश्चंस and their answers. So the first question is, what is the narrator's job and the purpose of his journey? What physical conditions persuade him to rest for a few hours? So the answer of the question is, the narrator is the chief of the material department of the future railway project. The purpose of his journey was to reach his destination by following the path of the project for 40 kilometers. The excessive cold, darkness, and the gale persuaded him to stay for a few hours. Question number 2 is about how old is Cheng Yu? What does he respond when the narrator asks, why isn't anybody home? So the answer of the question is, Cheng Yu was 7 or 8 years old. He responded very boldly and very courageously when the narrator asks the presence of a grown-up in the home. He told the narrator that he is not only somebody, but very grown-up somebody in the home. Question number 3 is, what work do Cheng Yu's parents do? So the answer of the question is, Cheng Yu's father opens up mountains while his mother directs traffic at the very busy road. Question number 4 is, what job has Cheng Yu's been assigned? The answer of the question is, Cheng Yu has been assigned the job of looking after his sister Pao Cheng by his parents. He is performing his duty very religiously and is looking after his baby sister more carefully than any grown-up in the home.
Question number 5 is, what explanation does Chengyu give for refusing the narrator's advice to go to sleep? The answer of the question is, when the narrator asks Chengyu to go into bed and take rest, he is offended and tells the narrator that Papa and Mama says that a man should never leave his post. Question number 6 is, what does the narrator do in the final paragraph? What does he realize is waiting for him? So the answer of the question is, when Chengyu tells the narrator that Papa and Mama says that a man should never leave his post, he learned a lesson from the small boy and pulled up his socks to resume his journey. He is realized that a job is waiting for him. The words of the boy, a man should never leave his posts. The words of the boy, a man should never leave his post, were running in his mind. Question number 7 is, what sort of child is Chengyu? What attitude does he display towards his parents and his responsibilities? The answer of the question is, Chengyu is a very responsible, caring, sensitive, and sincere boy. He displays the highest sense of responsibility by looking after his sister. He displays the sense of obedience, sincerity, and love towards his parents. Question number 8 is, what change in mood or outlook does the narrator experience in the course of the story? What causes the change? The answer of the question is, the writer had entered the cave with the intention of taking rest for a few hours. But when he enters the cave and saw Chengyu's sense of responsibility, he changes his mind and resumes his journey. The cause of the change is Chengyu and his sense of responsibility. Question number 9 is, what ideas about work does the story convey? What else does the story suggest is valuable? The answer of the question is, this story conveys the idea that duty is worship. One should perform its duty religiously with the sense of commitment, devotion, and dedication. The story also suggests that honesty is the best policy. These were the answers of the questions. Dear students, let's move towards the other question of exercise. Okay, dear students, this is vocabulary and grammar portion. Fill in the blanks with suitable abstract nouns. Abstract nouns are those nouns which doesn't have physical existence, which we cannot touch. The adjectives, verbs, or nouns given in the brackets should offer clues. These are different adjectives, different verbs, or different nouns. It will give us a clue. Clue means ishara. So the first statement is, he is a man of strong. So strong will be changed into strength. He is a man of strength. The second statement is, the people in this part of the country live in poverty. The third statement is cruelty. From cruelty to animal is a punishable offense. Statement number 4, he is on a pilgrimage. Pilgrim हाजी को कहते हैं, pilgrimage ज़ियारत. He is on a pilgrimage to Makkah. Statement number 5 is, I have great pleasure to welcome you. Statement number 6 is, childhood is the best period of one's life. Statement number 7 is, wastage should always be avoided. Statement number 8 is a present, my children's safety is of utmost importance to me. Statement number 9 is the sun went below the horizon, darkness enveloped the planet. And statement number 10 is, there is no end to his wickedness. This was the use of
abstract nouns in the blanks. Okay, dear students, in activity B, fill in the blanks with the appropriate form of the word given in the brackets. Statement number 1, my friend didn't respond to my letter. Response noun will be changed into verb. And here we have past and definite tense, therefore we will use first form of the verb, present form of the verb in negative sentences because of D. Statement number 2 is he behaved strangely. Statement number 3 is teacher's exhortation had great effect on students. Exhortation mean nasihat. Statement number 4 is he substanced his point with valid arguments. Statement number 5 is greedy people will never get any satisfaction in life. Statement number 6 is I don't think that there is any necessity for you to come again. Statement number 7 is though his early attempts were not successful, he didn't lose heart. Statement number 8 is I have memorized that song. Statement number 9 is the teacher permitted her to go home early. And statement number 11 is Hubble made many astronomical discoveries. Now, okay, dear students, in this activity, you are supposed to complete the sentences using conditional sentences type 3. Change the form of the verb if required. So we will fill in these blanks keeping in view conditional type 3 sentences. Like the first statement is if you had asked me, I would have told you the truth. Statement number 3 is if you had had a daughter, I would have called her chubby doll. Statement number 4 is if the shops had been open, they would have bought something. Statement number 5 is if Amreen had known that she would have come back early. Statement number 5 is if Amreen had known, she would have come back early. Statement number 6 is we would have sung a song if somebody had played the harmonica. Statement number 7 is if I had lived in Spain, I would have learnt Spanish. Statement number 8 is if it had rained yesterday, we would have stayed at home. Statement number 9 is I would have got if Amir had invited me. Statement number 9 is I would have gone if Amir had invited me. Statement number 10 is if my son had studied medicine, he would have become a doctor. Statement number 11 is if you had come early, you would have seen a comet. Statement number 12 is what Mary would have done if she had been late for school. This was the use of third conditional. Okay, dear students, activity number D. Here we are supposed to write in front of these sentences whether these sentences are simple sentences, compound or complex sentences. First of all, you should know what is simple sentence, what is compound and what is complex sentence. सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद होता है और कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एटलीस्ट कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज का होना ज़रूरी है. अब हम इन सेंटेंसेस को चेक करेंगे और फिर ये बताएंगे कि आया ये जुमले जो है ये सिंपल सेंटेंस है,
कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। तो पहला जुमला है द चिल्ड्रन वोर देयर डर्टी बूट्स। दिस इज सिंपल सेंटेंस बिकॉज we have only one independent clause. So this is simple sentence. Sentence number 2 is it was time for bed, yet it was still light outside. So this is compound sentence because we have two independent clauses. We have two independent clauses. Sentence number, the front door was locked, so he entered through the back. This is compound sentence. We have two independent clauses. They took a lot of pictures when they visited Swat. This is complex sentence. We have one dependent clause. When they visited Swat, this is dependent clause, and they took a lot of picture is dependent clause. Therefore, this is complex sentence. And after the snow began, he sat very quietly. This is compound sentence. The girl was wearing a red dress. This is simple sentence. He was playing on his computer. Again, simple sentence. Yahya Khan would like to play for he is the best player on the team. This is complex sentence. Before the bell rings, the student lined up at the door. Before the bell rings, the student lined up at the door. This is a complex sentence. We turned off the lights. This is simple sentence. We turned off the lights and we went to sleep. This is compound sentence. We turned off the lights after our mom told us to go to sleep. This is complex sentence. I enjoyed the play, but I didn't like the coffee. This is compound sentence. Jane was excited because her poem was greatly appreciated by all. This is compound sentence. How fabulous our house looks with all the decoration. This is complex sentence. Will you please drop me at the community center? Simple sentence. Even if our team wins this match, we may not make it to the final. This is complex sentence. Take the first right after 500 meters. Simple sentence. Dr. Asif prescribed some pills and he told the patient to have a week's rest. This is compound sentence. Dad met a man with whom he used to work. This is again compound sentence. Okay, dear students, I hope you have understood the practice of simple present and okay, dear students, I hope you have learned simple, compound and complex sentences. If you haven't understood, please ask your questions in the comment section below. This is the end of this video. I hope each and everything was I hope the video was beneficial to you. If it was beneficial to you, please hit the like button and share it with your friends. And if you have not subscribed my YouTube channel, please subscribe it. Thanks for watching the video. Bye.